एक्सरसाइज फर्स्ट की प्रमेय 1.2 है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए यहाँ इसको कैसे करेंगे। अगर p एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी यदि p a स्क्वायर को विभाजित करेगी, इसका मतलब यह है कि a के अंदर गुणनखंड के अंदर p जरूर विद्यमान होगा। a के यदि हम गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड a स्क्वायर के, तो उसके अंदर p जरूर विद्यमान होगा, क्योंकि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। इसलिए a स्क्वायर के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में, मतलब छोटा से छोटा रूप, a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में p विद्यमान होगा। p अवश्य विद्यमान होगा। ये बुक से आपको कम समझ में आएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से आप लोग ध्यान दें। अब a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a गुणा a। यहाँ a गुणा a के जो इसकी जगह चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो p जो है a गुणा a को भी विभाजित करेगा। a गुणा a को p विभाजित करता है, p विभाजित करता है। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर a स्क्वायर को p विभाज्य करा तो या तो इस a के अंदर p होगा या फिर इस a के अंदर p होगा। समझ में आ रही है बात। p या तो इस a के अंदर होगा या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब a इंटू a को विभाजित करता है। यानी अभाज्य गुणनखंड के अंदर या तो इस a को विभाजित करेगा या तो इस a को करेगा, क्योंकि स्क्वायर को कर रहा है तो दोनों में ही विद्यमान होगा। अब आप देख सकते हैं कि a जो है दोनों तरफ सेम संख्या है। अगर हम एक ही संख्या को दो बार लिख करके बताए कि इसमें कोई एक गुणनखंड विद्यमान है, तो वो दोनों में होगा। इसका मतलब p इसके टुकड़ों में भी होगा और इसके टुकड़ों में भी होगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ इन दोनों में से नीचे एक को लिखूँ तो उसके अंदर भी p विद्यमान होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अतः p a को भी विभाजित करेगा। बस इतना ही लिखना है इसके अंदर। समझा दिया है हमने, और लिखना भी ऐसे ही है, p a को भी विभाजित करेगा। अब सिंपली आपको लाइन क्या याद रखनी है। यदि कोई अभाज्य संख्या a स्क्वायर को किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। सीधी सी बात यह है, स्क्वायर को विभाजित करेगी तो स्क्वायर रूट को भी करेगी। इस तरीके से ये जो प्रमेय 1.2 है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम करेंगे। अब अगली प्रमेय 1 पॉइंट करके हम ये प्रूव करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा क्वेश्चन सीधा बनेगा इसके अंदर। अब आपके किताब के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, हम पहले इसी की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज की जो एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2, इसका पहला ही क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले किसी चीज़ को परिमेय सिद्ध करने के लिए पहले अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले उसको परिमेय मान लिया जाता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। आप लोगों ने परिमेय संख्या की परिभाषा क्या देखी, क्या पढ़ी, क्या सीखी? आपको पुरानी क्लासों से याद होगा कि परिमेय संख्या जो होती है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम परिमेय संख्या को p/q या फिर a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो आपके यहाँ पर किताब के अंदर वैसे हम p/q मानकर चलते हैं अभी तक, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके बुक के हिसाब से a और b मानकर चलेंगे अपन, क्योंकि सवाल इसी में सोल्व करना अपने को। तो चाहे p/q लिखो चाहे a/b लिखो, एक ही बात होती है। दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने ये लिखा है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या होती है तो उस परिमेय संख्या को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं a/b। √5 बराबर a/b, जहाँ a और b जो है पूर्णांक हैं, जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। b बराबर नहीं है 0 के, b इज नॉट इक्वल टू 0 है, पूर्णांक b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सरल रूप कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √5b बराबर a, यानी इम्प्लाई अगर अपन करें तो a बराबर ऐसे लिख सकते हैं √5b, और दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं जी? √ को हटाने के लिए। दोनों तरफ बाय स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं? √ को हटाने के लिए। तो यहाँ पर a का हो जाएगा जी a का स्क्वायर, और b का 5 का हो जाएगा, √5 का हो जाएगा 5 और b का हो जाएगा b स्क्वायर। देखिए इसका √ हट गया स्क्वायर करने की वजह से, तो 5 का 25 होता है वैसे तो, लेकिन √ है इसीलिए 5, और b का b स्क्वायर और a का स्क्वायर।
अब यहाँ पर ये जो है इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम देखिए कोई जो संख्या है उसको 5 जो है डिवाइड कर रहा है, यानी इस पूरी संख्या में अगर मैं 5 का भाग दूं तो क्या ये कटेगी क्या 5 से? क्या आपको ये लग रहा है कि ये 5 से कट सकती है? बिल्कुल, क्योंकि इसके गुणांक में ही 5 है तो इस संख्या को हम 5 से काट सकते हैं। अब इसको 5 से नहीं काट करके इसके बराबर में कौन है? ए स्क्वायर है। तो अगर ये 5 से कट रहा है तो ए स्क्वायर भी कटेगा। तो यहाँ हम ये लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। कैसे पता चला आपको 5 से विभाज्य? ए के गुणनखंड तो हमारे पास है ही नहीं। ए के बराबर में कौन है? 5 बी स्क्वायर है। ये कट रहा है ना 5 से, तो ए भी कटेगा, इसीलिए क्योंकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। और अभी थोड़ी देर पहले प्रमेय 1.2 मैंने आपको क्या बताई? किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो फिर उसका वर्गमूल भी 5 से क्या होगा? विभाज्य। ए भी 5 से विभाज्य होगा। क्या लिखा हमने? क्योंकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ए भी 5 से विभाज्य होगा। अब कोई संख्या 5 से कटती है तो हम उसको 5 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ए कट रही है तो ए के अंदर कोई ना कोई ऐसा टुकड़ा होगा जो 5 इंटू में लिख सकें, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः ए बराबर 5c, ए बराबर 5c। ये कैसे लिखा सर? हम ये जान चुके हैं कि ए 5 से कट रहा है। अब कटने के बाद में कोई ना कोई ऐसा संख्या होगी जो 5 के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। अगर आपको ये मालूम हो कि 20 5 से कटता है तो आप इसको 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ? ये 20 ही है, हमने इसको इस रूप में लिख दिया। तो ये जो 4 है ये हमको पता है कि 5 और 20 होता है, लेकिन ए के अंदर हमें पता नहीं है कि क्या है, तो फिर उस 4 की जगह पर हमने सी मान लिया कि माना कि 5c। इसको 5 इंटू सी भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से हमने ए बराबर 5c है। तो अब दोनों तरफ वर्ग करिए फिर। तो इधर हो जाएगा आपके ए का स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपके 5c का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो यहां आप लिख रहे हैं कि ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए। हम यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। यहाँ कटेगा क्या 5 से? ये 5 इस 25 से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर बराबर 5। बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। देखिए अब यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर काम आएगा। देखो हमने इधर 5 से विभाज्य किया तो ये कटा था, तो इसी प्रकार से ये 5 से कटा तो ये भी कटेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास में बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। विभाज्य है तो इसका वर्गमूल, इसलिए बी भी 5 से क्या होगा जी? विभाज्य होगा। बी भी 5 से। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है? हमने ये प्रूव कर दिया है कि ए और बी दोनों के अंदर 5 का विभाज्य हो रहा है, यानी ए और बी के अंदर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान है जो दोनों को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, दोनों को काटता है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये वाली बात गलत होगी हमारी। ए और बी हमने एक ऐसा पूर्णांक लिया था, अभाज्य पूर्णांक, जिसमें ए बटा बी को अपन ने पी बटा क्यू के रूप में लिखा था या ए बटा बी के रूप में माना था, वो परिमेय संख्या होती है। अगर हमने यहाँ पर इसको परिमेय संख्या माना है तो फिर इसके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे पास ये ऊपर वाली बात हम अपने आप में गलत सिद्ध कर रहे हैं। हम अपनी ही बात का विरोध कर रहे हैं। किस बात का? कि हमने इसको माना है कि ये परिमेय संख्या है, और नीचे हमने इसको जो है ऐसी संख्या सिद्ध कर दिया है जो उस परिमेय के जो नियम होते हैं उस पर वो लागू नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होकर के ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे इसको? क्योंकि ए तथा बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 विद्यमान है, जो कि हमारे उपरोक्त कथन का स्टेटमेंट का विरोधाभासी है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। और यही हमको इस सवाल के अंदर सिद्ध करना था। इति सिद्धम। आप लोग ये सवाल को समझने के थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, और थोड़ा हार्ड भी है, ये मुश्किल है, इसको याद भी करते बच्चे रखते हैं। बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म ये सवाल आता है, या तो √2 का आएगा, या √3 का आएगा, या √5 का आएगा, तीनों में से एक आएगा। तीनों को ही करने का तरीका सेम होता है, यही तरीके से करना है। अगर 2 दे रखा है तो हम 5 की जगह 2 का यूज़ करेंगे, या 25 की जगह 4 हो जाएगा। अगर 3 दे रखा है तो हम या 5 की जगह 3 का यूज़ करेंगे, या 25 की जगह पर 9 हो जाएगा। इतना सा अंतर है, बाकी सवाल में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार से आप इस सवाल को सोल्व करेंगे।
अब आप लोग यहाँ पर ए और बी जो होते हैं ये सह अभाज्य होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सह अभाज्य होता क्या है ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना भी था मुझे। सह अभाज्य वो पूर्णांक होते हैं जिनका आपस में कोई भी एक ही कॉमन गुणनखंड उनमें मौजूद नहीं होता है। यानी ए और बी अगर सह अभाज्य है तो दोनों के अंदर एक ही चीज़ का भाग कभी नहीं जाएगा। और यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों में 5 का भाग जा रहा है। यानी हम ऊपर हमने जो बोला है कि ए बी सह अभाज्य है और वहीं पर हमने ये बोल दिया है कि ये जो है इनके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान है, तो हमारी खुद की ही बात का हम विरोध कर रहे हैं, मतलब हमारी खुद की ही बात को हम गलत साबित कर रहे हैं। और इसी वजह से ये जो चीज़ है हमने इसको अपरिमेय सिद्ध किया है। तो ये सह अभाज्य का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पता रखना है। एक और चीज़, अगर 8 और 9 ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये दोनों भाज्य हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में बोला जाए तो ये सह अभाज्य है, क्योंकि इन दोनों का जो HCF है वो एक है। सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है। तो 8 और 9 तो आपस में वैसे तो भाज्य संख्या है, लेकिन आपस में दोनों का जोड़ों को अगर बोले, दोनों का जोड़ा यह हमेशा क्या होता है, सह अभाज्य होता है। सह अभाज्य का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पता रखना है। प्रमेय 1.2 कि ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ए को भी करेगा, पहली चीज़। और दूसरा सह अभाज्य वाला कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रखें, इन दोनों चीज़ों को अगर आप समझ जाए तो फिर ये जो सवाल है आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं।